गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 91 बायो सेक्शन। ये है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आज का टाइटल है लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि सनलाइट की जो एनर्जी है, ओके, उसे कैसे पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड एटीपी एंड एनएडीपीएच ये दो मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। सो आपने सुना ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एटीपी। सो ये सेक्शन और ये वीडियो इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। सो एनटीए सिलेबस का ये पार्ट 2 है, लाइट रिएक्शन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, देन फोटोकेमिकल बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप बहुत पेशेंटली इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की लाइंस पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहूँगी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ जहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए एक्स्ट्रा इमेजेस लगी हैं या इन्फॉर्मेशन लगी हैं वो मैंने मेंशन करके रखा है। सो सबसे पहला पार्ट, ग्रीन लीव्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में, और कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें प्लांट पार्ट्स अदर दैन लीफ वो कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। Petiole of Australian acacia and stem of opentia euphorbia and again stem of asparagus. So सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट वो मूव करते हैं, वो स्टेशनरी नहीं होते हैं प्लांट सेल के अंदर, तो इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट वो मूव करते हैं। सो देखिए, जब लो लाइट कंडीशंस है तो इनका काम क्या है, एब्जॉर्ब करना लाइट को, तो वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का। एंड जब हाई इंटेंसिटी लाइट रहेगी तो क्लोरोप्लास्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ओके, अगेन ये इमेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये इमेज डाला है। इस पे बेस्ड ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स such that they get the optimum quantity of incident light. Next, you have studied the structure of chloroplast in chapter 8. तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था, एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। ए क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, बी इनर मेम्ब्रेन, ये लेस परमिएबल होती है, ओके। देन सी रीजन, मैट्रिक्स रीजन क्लोरोप्लास्ट का, ये कहलाता है स्ट्रोमा। देन डी क्या है, ये जो सिंगल डिस्क आपको दिख रहा है सबसे टॉप में, सिंगल डिस्क इज कॉल्ड थाइलाकॉइड एंड स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स आर कॉल्ड ग्रैनम, एंड दो ग्रैनम के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमिले। अब ये इमेज इसी चैप्टर से है, तो ए एंड बी ये मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। सी is the connection between two grana, it is stroma lamellae। फिर ये क्या है, grana, then this is the matrix part E जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। F राइबोसोम, G है ये स्टार्च ग्रैन्यूल एंड H है लिपिड ड्रॉपलेट। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके दो टाइप्स होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो ग्राना इस रीजन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों होंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन स्ट्रोमा लैमेला में ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ओके।
सो लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेन बाउंड है तो उन्हीं में ही आपको दिखेगा। एंड स्ट्रोमा रीजन में कार्बन फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्सेशन। सो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होंगे, लाइट रिएक्शंस ग्राना एंड थाइलाकॉइड्स इनमें होंगे। एंड अगेन लाइट रिएक्शन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इस रीजन में, ग्राना रीजन में, एंड स्ट्रोमा लैमेला में ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो अभी हमने देखा क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग रीजन्स है, मेम्ब्रेन बाउंड रीजन एंड मैट्रिक्स रीजन, स्ट्रोमा रीजन। तो उनके अलग अलग रोल्स हैं, तो इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया है। मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शंस होंगे जिससे ATP एंड NADPH का प्रोडक्शन होगा। एंड स्ट्रोमा रीजन में शुगर का सिंथेसिस होगा। ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड रीजन के जो भी रिएक्शंस है उन्हें लाइट रिएक्शंस कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। The latter are not directly light driven but are dependent on the products of light reactions, ATP and NADPH. Hence, to distinguish the latter, they are called by convention dark reaction. And dark reactions का एक और नाम है carbon reactions. अब देखिए ये जो है ना स्टेटमेंट, ये AR क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से याद रखना। However, this should not be construed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent. Okay? So dark word का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ रात में होगा, डार्कनेस में होगा, ये दिन में भी हो सकता है। एंड दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, ये आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो लाइट पे डिपेंडेंट हैं। जो भी लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH वही यूज होंगे डार्क रिएक्शन में। ओके, तो इस लाइन को आप याद रखना, इस पे बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब लाइट को एब्जॉर्ब करना है तो पिगमेंट्स लगेंगे। सो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। सो लीव्स का पेपर क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस किया गया तो 4 डिफरेंट आपको टाइप्स मिलेंगे पिगमेंट्स के। क्लोरोफिल A ये है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल B येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स येलो है, एंड कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैच क्वेश्चन। सो क्लोरोफिल A इज ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल B येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड्स येलो टू ऑरेंज। A3B1 ऑप्शन 2। अब डिपेंडिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द पिगमेंट जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, एंड लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद जो फोटोसिंथेसिस का रेट स्टडी किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सो एक्शन स्पेक्ट्रम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडिकेट करेगा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द absorption of wavelength by the pigment across the spectrum. The two spectra are closely related because the pigment absorption of light energy drives photosynthesis. So देखिए ये रेंज है 400 to 700 जो कि विजिबल लाइट का रेंज है। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग दिख रहे हैं ग्राफ्स, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। सो क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटिनॉइड्स। सो एब्जॉर्प्शन आप नोट कीजिए, क्लोरोफिल A का जो पीक है आपको 2 रीजन में दिखेगा। सिमिलरली क्लोरोफिल B का भी 2 रीजन में पीक दिख रहा है। येलो का इस रीजन में दिख रहा है, कैरोटिनॉइड्स का। तो इस तरह से हम अलग अलग पिगमेंट की प्रोफाइल स्टडी करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्टडी, एंड उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एंड यहाँ पर इस ग्राफ में दोनों को ओवरलैप किया गया है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ब्लैक लाइन है वो ये, एंड जो क्लोरोफिल A का एब्जॉर्प्शन है, इन दोनों को स्टडी किया गया है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो ब्लू एंड रेड रीजन में हो रही है, एंड इस रीजन में भी थोड़ी फोटोसिंथेसिस हो रही है। ओके, तो ये इंडिकेट करता है कि सब पिगमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस में।
Pigments are substances that have the ability to absorb light at specific wavelength. Study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelengths, जो कि absorption spectrum है. Determine the wavelength at which chlorophyll A shows maximum absorption. Does it show another absorption peak at any other wavelength too? So देखिए ये दो हैं 430 to 470 नैनोमीटर ब्लू रीजन में and 660 to 670 nanometer red region. So blue and red region show higher rate of photosynthesis. We can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. अभी क्योंकि दो ग्राफ हैं वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, जो हमने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ओवरलैप देखा, तो उसके बेस्ड ये दो स्टेटमेंट हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इसे आप नोट करना. Most of the photosynthesis takes place in blue and red region. Some of the photosynthesis takes place in other wavelengths of the visible spectrum. तो ये दो कीवर्ड हैं, most and some. Most will occur in blue and red region. Some photosynthesis will occur in other wavelengths. Which pigments are accessory pigments? सो क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट हो गया. अब क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, इन तीनों को एसेसरी पिगमेंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है. देयर रोल इज टू एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए. सो इनका एडवांटेज क्या है? ये वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज़ करने में, यूटिलाइज करने में, फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका है, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. सो देखिए क्या होता है जब फोटॉन्स ऐसे एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, ओके, तो उसका वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ओके, क्योंकि उसने एनर्जी अभी एब्जॉर्ब कर ली है. एंड उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा जिसके एंड रिजल्ट होंगे एटीपी एंड एनएडीपीएच. ओके, ये रेगुलर लाइट इंटेंसिटी में होता है. अब मान लो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी इस पे आई, तो ऐसे में क्या होगा कि जो रेगुलर रिएक्शन होने चाहिए वो नहीं होंगे. क्लोरोफिल ए, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इस प्रोसेस को ही फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं. अब अगर क्लोरोफिल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो अपना मेन जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा. तो इससे फोटोसिंथेसिस का रेट इफेक्ट होता है, यील्ड इफेक्ट होगी. In photooxidation under high light condition, the system becomes overwhelmed. Instead of being used for photosynthesis, excited chlorophyll can react with oxygen, leading to its breakdown. So light reaction, जिसको photochemical phase कहते हैं, it includes light absorption, water splitting, oxygen release and formation of ATP and NADPH. सो सबसे पहले हम लाइट एब्जॉर्प्शन का जो सिस्टम है उसे समझते हैं, जिसे फोटो सिस्टम कहा जाता है. सो अब तक हमने देखा था पिगमेंट क्लोरोफिल ए वो इम्पॉर्टेंट है, मेन पिगमेंट है, तो वो कहलाता है रिएक्शन सेंटर. सो इसमें दो वेरिएंट है. क्लोरोफिल ए जो कि 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, ओके, उसे कहते हैं PS1, फोटो सिस्टम 1. एंड जो सेकेंड वेरिएंट है क्लोरोफिल ए का, ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है 680 पे, ये है PS2, फोटो सिस्टम 2. अब एंटेना जो कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसमें एसेसरी पिगमेंट्स होंगे, हंड्रेड्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स जो कि प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पिगमेंट एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. तो वो उसे सराउंड करते हैं मेन पिगमेंट को, रिएक्शन सेंटर को, ओके, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं. तो इन दोनों को एक साथ कहा जाता है फोटो सिस्टम. सो रिएक्शन सेंटर प्लस द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और द एंटेना, एंड एंटेना में क्या क्या आते हैं, पिगमेंट एंड प्रोटीन. तो इन सबको फोटो सिस्टम कहा जाता है.
So two types of photosystem exist in leaf in chloroplast. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, PS1 इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. ये पहले डिस्कवर हुआ है एंड ये बाद में डिस्कवर हुआ है. लेकिन जब इनका रोल हम पढ़ेंगे तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें PS2 पहले आएगा, ओके, एंड बाद में PS1. तो आप ये मत सोचना कि PS1 इज द सीक्वेंस इन विच दे एक्ट. इट इज जस्ट द सीक्वेंस इन विच दे वर डिस्कवर्ड. सो जो बात मैंने बताई इमेज में वही यहाँ पर लिखी हुई है. Several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes, LHC, within the photosystem 1 and photosystem 2. And इनके जो naming है, it is the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during light reaction. अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की. सो देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अलग अलग कैरियर्स अरेंज रहते हैं, नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल से लेके पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडॉक्स पोटेंशियल. सो दिस अरेंजमेंट क्रिएट्स ए डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and increasing difference in redox potential between each step allows for release of energy. So जब electrons इसमें move करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो energy release करते हैं. The energy released as electrons move down the chain is used by the protein complex to pump proton, and this will create proton gradient and it will be used for ATP production. Oxygen is the final electron acceptor because it has the most positive redox potential in the chain. So देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि लीफ डायरेक्टली लाइट एनर्जी इसको डायरेक्टली हम ATP में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते. तो पहले हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, ओके. तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के मूवमेंट से ATP का प्रोडक्शन होता है. वो एक स्पेशल एंजाइम है ATP सिंथेज. उसके थ्रू जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो ATP का प्रोडक्शन होता है, ओके. तो ATP के लिए हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए. प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो चाहिए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगेगी. एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए हमें फोटो सिस्टम लगेंगे, ओके. तो इस तरह से सब कनेक्टेड है. लाइट एनर्जी इसे एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम 1 एंड 2, एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं. ये हेल्प करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने में, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट से फाइनली ATP की सिंथेसिस होती है. तो ये सीक्वेंस होता है लाइट रिएक्शंस का. सो ऐसा कुछ है ये सिस्टम. ये है जी स्कीम ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होंगे. In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. Okay, these electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to the electron transport system consisting of cytochromes. So cytochromes में आप याद रखना Fe3+ ये कौन सा है, फेरिक स्टेट है, एंड Fe2+ फेरस स्टेट, ओके. तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एब्जॉर्ब होगा, कैरियर एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या हो रहा है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. सो रिडक्शन होगा तो ये अब Fe2+ स्टेटस में पहुंच जाएगा, एंड देन इसका जब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इट विल गो बैक इन द Fe3+ स्टेटस, ओके. तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन साइटोक्रोम्स. ये आइडन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं साइटोक्रोम्स. हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली? इसका आंसर है बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर.
द एनर्जी फॉर फोटोलाइसिस कम्स फ्रॉम लाइट एनर्जी। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS2, photo system 2. Water is split into two protons, then oxygen and electron. तो देखिए इस तरह से स्प्लिट हो रहा है। PS2, photosystem 2 is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Then where are the protons and oxygen formed likely to be released? In the lumen or outer side of the membrane? Protons and oxygen formed likely to be released in the lumen. So यहाँ से फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। देन PS1 में जब वो रीच करते हैं, फिर अगेन वहाँ पर भी जो क्लोरोफिल ए है जिसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP+. ओके, तो जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे तो ATP का प्रोडक्शन होता है, एंड जब यहाँ पर फ्लो होंगे तो NADPH का प्रोडक्शन होगा। When two photosystem work in series, first PS2 and then PS1, the process is called non-cyclic photophosphorylation. एंड इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को आप Z स्कीम कहेंगे। द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द Z scheme. Both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow. अब नेक्स्ट है cyclic photophosphorylation. When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. ओके, तो ये कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, इसीलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली PS1 इज फंक्शनल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमिले में होगा, यहाँ पर स्ट्रोमा लैमिले। अब ये स्टेटमेंट पोटेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है ये। मेम्ब्रेन और लैमिले ऑफ द ग्राना हैव बोथ PS1 and PS2. The stroma lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. ओके, तो एक सिंगल स्टेटमेंट में देखिए काफ़ी इंफॉर्मेशन है ये। तो क्योंकि ये एंजाइम नहीं है तो इसी रीज़न से स्ट्रोमा लैमिले में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ओनली ATP प्रोडक्शन होगा, नो NADPH प्रोडक्शन। अभी हम लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इस पे फोकस करते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। So chemiosmosis requires membrane, proton pump, proton gradient and ATP synthase. Energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. ATP synthase has a channel that allows diffusion of the proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes formation of ATP. अभी देखिए ये components involved हैं chemiosmosis में, तो इसी पे based question आया था NEET 2023 में। Which of the following combination is required for chemiosmosis? Proton pump, electron gradient, ATP synthase. So this is wrong. प्रोटॉन पंप इज नीडेड, ATP सिंथेस नीडेड, बट ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, प्रोटॉन का होता है। अगेन इसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट है आ गया। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेस। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेस ये नहीं है, ATP सिंथेस है। सो 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। So option 3 is the answer. So proton gradient कहाँ पर बनते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर, ल्यूमेन रीजन में। ओके, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, तो यहाँ पर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स है, यहाँ पर ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। एंड अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं तो बाहर का रीजन रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है,
ओके, क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर पंप हो गए हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रोमा रीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। सो इसे आप विजुअलाइज कीजिए प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है। ये मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा रीजन है, और ये थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। सो फोटो सिस्टम 2, it gets excited by light energy. So hydrogen carrier will not directly accept electron. इस इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के साथ मर्ज होना पड़ेगा टू फॉर्म अ न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम। ओके, एंड देन ये हाइड्रोजन कैरियर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके, तो वो प्रोटॉन को अंदर थाइलाकॉइड ल्यूमेन में मूव कर देता है। तो इस वजह से अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। एंड देन फाइनली इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर। सो दिस इज द ब्यूटी इन नेचर कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए किस तरह से जुडिशियसली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड हाइड्रोजन कैरियर्स को अलाइन किया जाता है, ओके, ताकि एफर्टलेसली ये मूवमेंट हो एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाए। सो एनसीईआरटी का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, proton or hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of thylakoids. As electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of the membrane, transfers its electron not to an electron carrier but to hydrogen carrier, जो मैंने आपको इमेज में अभी बताया था। Hence, this molecule removes a proton from stroma while transporting an electron. When this molecule passes the electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released on the inner side or the lumen side of the membrane. NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH. These protons are also removed from the stroma. So जो हाइड्रोजन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की मैंने बात की थी, ओके, इलेक्ट्रॉन कैरियर इस तरह से वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं, तो हाइड्रोजन का फ्लो इनसाइड होता है थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। सो यहाँ पर देखिए, पहले लाइट से ये एक्साइट हुआ है, ओके, एंड देन इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसपोर्ट किया गया है। ये हाइड्रोजन कैरियर है, ओके। सो स्ट्रोमा से यहाँ पर देखिए लो H+ कॉन्सेंट्रेशन हो गया है स्ट्रोमा का, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो हाइड्रोजन कैरियर स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेगा एंड देन जब यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो यही प्रोटॉन अंदर पंप कर दिया जाता है। सो यही रीज़न है कि अंदर H+ कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा एंड स्ट्रोमा में लो हो जाएगा। Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is accumulation of protons. This creates proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen. So high proton concentration pH को decrease कर देगा। Why are we so interested in proton gradient? तो अब जो लास्ट बात आती है कि ATP सिंथेसिस तभी होगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। द ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सो जो मेम्ब्रेन बाउंड है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, उसे कहते हैं F0. This is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. ये facilitated का मतलब है कि ये चैनल सिर्फ प्रोटॉन को ही अलाउ करता है,
बाकी कोई भी आयन Na+ या पोटेशियम इसके थ्रू नहीं जाएगा। The other portion is called CF1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. So देखिए जब प्रोटॉन इसके थ्रू मूव होता है, ओके, तो इट कॉजेज कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन दिस एंजाइम, ATP synthase enzyme. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of ATP synthase. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लीजिए. Which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP. तो इस तरह से ATP की सिंथेसिस होती है. तो अब ATP और NADPH का क्या यूज होगा ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा लेक्चर नंबर 92. That's all for this video. Thank you so much for watching my video and take very good care of yourself.